औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और चैप्टर का नाम भी क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब गुजरे वाला, जब भी कभी भी कहीं पे भी स्ट्रक्चर की बात होगी और किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की बात होगी तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है? इसका क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेंट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, तो बच्चे वो आपसे ये पूछ रहा है कि एक इंसान को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं। एक घर का स्ट्रक्चर है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उस घर की दीवारें किस अंदाज में आपस में जुड़ी हुई हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे हमारी बॉडी में हाथ, पाँव, सर, स्टोमिक वगैरह आपस में जुड़कर हमारी बॉडी बना रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ये चीज़ें किस तरतीब में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, किसी चीज़ के अज़ा जो हैं या जो किसी चीज़ के पार्ट्स हैं वो आपस में किस तरतीब में जुड़े हुए हैं, उस तरतीब का नाम उस चीज़ का स्ट्रक्चर है, उस चीज़ की साख्त है, उस चीज़ की बनावट है। ठीक है, तो हमने क्योंकि बात करनी है आज एटम की साख्त के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उज़रे वाला फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटम को बनाने में कौन कौन से ज़र्रात इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी ईंटें इस्तेमाल होती हैं। जैसे मकानों को तो बनाने में हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ईंटें इस्तेमाल करते हैं, कि एटम को बनाने के लिए भी ईंटें इस्तेमाल होती हैं। तो हुज़ूर वाला एटम को बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल होती हैं या जो एटम के कंपोनेंट्स हैं, याद रखिएगा उनका नाम क्या है, उनको कहते क्या हैं। याद रखिएगा केमिस्ट्री की दुनिया में उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? वो ज़र्रात जो एटम को बनाते हैं या एटम को बनाने में हिस्सा लेते हैं या एटम को कंपोज करते हैं या एटम के वजूद का बाइस बनते हैं, उन ज़र्रात को एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं या उनको एटम के ज़ेली ज़र्रात कहते हैं। अब वो कौन कौन है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये वो 3 पार्टिकल्स हैं जो एक एटम को डिज़ाइन करने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले कि सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है, आपने सिर्फ ये जुमला कहना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये डेफिनेशन है इनकी। अगर कोई बच्चा कहता नहीं जी इससे अलावा कोई और डेफिनेशन हो सकती है, तो हुजूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ये दोज पार्टिकल्स, दोज का मतलब होता है उर्दू में वो, क्या, वो ज्यादा जमा का सीगा ये। ठीक है, तो वो ज़र्रात, वो पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात को, वो टुकड़े विच जो आर हैं फॉर्मिंग, बनाते या बना रहे होते हैं किसको, किसको, एनाटम, एक एटम को, या कंपोजिंग, या वो कंपोज करने का मतलब ही बनाना होता है। ठीक है, वो ज़र्रात जो बना रहे होते हैं किसको, एन एटम, एक, एन का मतलब एक, एटम का मतलब एटम को, आर हैं कॉल्ड कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, शाबाश। तो अभी मैंने ये ऊपर भी एक स्टेटमेंट दी थी, एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये भी डेफिनेशन, एंड दोज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कोई बंदा आपसे ये पूछ ले सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं,
फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या हैं? तो आपने जवाब देना 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इशू यहाँ पे किसी को मुझसे पूछो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बंदा आपसे पूछ ले क्या होते हैं, जवाब दे सकते हो? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, समझ आ गई? अब ये पार्टिकल्स आपस में किस तरह जुड़कर, किस तरतीब में जुड़कर एटम को बनाते हैं, समझ आया? नहीं आया मेरे ख्याल में, आया नहीं आया? आया? एक बंदा आपसे कहता है मैंने मोटरसाइकिल बनाना है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो उसका एक टायर पीछे होता है, एक टायर क्या होता है? आगे होता है। अब दोनों टायर बराबर लगा दो, हाँ दोनों घूम रहे थे, बन जाएगा मोटरसाइकिल। तरतीब है ना, जोड़ने की तरतीब है ना। इसी तरह याद रखिएगा एटम में ये पार्टिकल्स एक ख़ास तरतीब से जुड़ते हैं, उस तरतीब को एटम का स्ट्रक्चर कहते हैं, एटम की साख्त कहते हैं। ठीक है, सो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन या जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है जी? द अरेंजमेंट। इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे है, बस ये असल चीज़ है। इस डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, द अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट ही स्ट्रक्चर है। द अरेंजमेंट एग्जैक्ट चोट उस वर्ड पे मारो जो असल है। इस पूरी डेफिनेशन की रूह ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसकी? आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इन एन एटम, एक एटम में। ये जो अरेंजमेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसे एटम की साख्त कहते हैं। वो जो जुड़ने की तरतीब है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की और फिर उससे एटम बनता है, उस तरतीब का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस डेफिनेशन में। अब आप कहेंगे नहीं पता नहीं क्या होगा, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। आगे सुनिए, ठीक है, समझ आ गया डेफिनेशन तो ये है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जुड़ने की तरतीब का नाम एटम की साख्त है। ठीक है, ठीक है। अब एटम के कितने हिस्से होते हैं? एटम कितने जर्रात के मिलने से बनता है? वो 3 है। वो घर कितनी ईंटों के मिलने से बना है? आप समझ आया? कितनी किस्म की ईंटों के मिलने से बना है वो अलग चीज है। घर में कितने कमरे हैं वो अलग चीज है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा? एटम में कितने कमरे मौजूद हैं? तो एटम के 2 हिस्से होते हैं। एटम में 2 चैम्बर्स होते हैं, एटम में 2 खाने होते हैं। उन 2 खानों का नाम याद रखिएगा। अगर एक फौरन ज़हन में रखना चाहते हो 2 नाम ज़हन में रख लो। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के 2 हिस्से होते हैं, नंबर 1 शेल, नंबर 2 न्यूक्लियस। लेकिन इसके अलावा भी हम कहते हैं शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं और शेल को आउटर पार्ट भी कहते हैं। याद रखिएगा, शेल इज आल्सो, ये शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और आउटर पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को बेटा इनर पार्ट भी कहते हैं और कोर भी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? अब हुजूर वाला कुछ थोड़ा सा हम लोग ना एनिमेशंस भी देखते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है? ये जो फायर बॉल्स घूम रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर पे आपको एक गोला सा नजर आ रहा है, बॉल सा, है ना? ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ आ गया? शेल क्या होता है? सबसे बाहर है। ये सर्कुलर पास देख रहे हो, सर्कल्स, ये सर्कल्स देख रहे हो? ठीक है बेटा, ये शेल्स हैं और ये सेंटर है। सेंटर पे जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ आ गया? ये जो फायर बॉल्स घूमती हुई आपको नजर आ रही हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो सेंटर पे आपको नजर आ रहा है दिस इज द न्यूक्लियस। इशू किसी को क्लियर हो गया? प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई? अच्छा, ये देख रहे हैं?
ये भी आपको बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मिलते हैं तो उससे न्यूक्लियस जो है वो जनरेट होता है और फिर उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू करते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं शेल्स में। सो नेक्स्ट एक और भी आपको दिखा देता हूं, इसको देखिए। ये है, अब गौर से देखना, ये जो छोटा सा पीस आपको नजर आ रहा है ना, चिमटी उठा के लेके जा रही है, तो बहुत सारे एटम्स होते हैं इसके अंदर। देख रहे हैं, ये सब एटम्स। अब एक एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। दिस इज ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक जो किसके गिर्द है, न्यूक्लियस के गिर्द। ये सर्कुलर ट्रैक को, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, ठीक है। ये मरकजी हिस्सा जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को? सो शेल की क्या डेफिनेशन है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड शेल। ये शेल की डेफिनेशन है और ये मैंने बना के भी दिखाया, ठीक है। और ये सेंट्रल पार्ट है, जैसे अंडे के बाहर एक छिलका होता है और अंदर ऐसा ही ना वाइट वाइट होता है और अंदर जर्दी होती है, लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद जी ये बेटा न्यूक्लियस है, द सेंट्रल। अच्छा, इसको देख लीजिए, द सर्कुलर का मतलब दायरवी, पाथ का मतलब रास्ता, अराउंड का मतलब गिर्द, द न्यूक्लियस किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, इन विच जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, गर्दिश करते हैं, इस कॉल्ड कहलाता है शेल। हम उसको शेल या फुल कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का द सेंट्रल पार्ट, मरकजी हिस्सा ऑफ एन एटम, एक एटम का, इन विच जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस कॉल्ड न्यूक्लियस। बेटा हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस देख भी लिया आपने, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इसको दैट फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हो और इसको दैट सब एटॉमिक पार्टिकल भी कह सकते हो, ठीक है। तो दैट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, पहली बात तो ये एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल एटम को बना रहा है, एटम की साख्त में इस्तेमाल हो रहा है, एटम को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, एटम की तरकीब में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। विच इज प्रेजेंट, जो मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद होता है? इनसाइड द शेल, ये शेल में मौजूद होता है। एंड हैव नेगेटिव चार्ज, और इस पर मौजूद होता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। हम उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसी से आप प्रोटॉन की डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज प्रेजेंट। अब प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ पे? विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, जहाँ पे नेगेटिव लिखा वहाँ पे पॉजिटिव लिखो, इज कॉल्ड प्रोटॉन। हम उसको प्रोटॉन कहते हैं। फिर न्यूट्रॉन क्या है? दैट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस में होता है। एंड हैव नो चार्ज, ये प्रोटॉन की डेफिनेशन मैंने लिखी है और ये न्यूट्रॉन की डेफिनेशन। दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैव नो चार्ज ऑन इट। ऑन का मतलब पर, इट का मतलब उस पर, इज हैव कॉल्ड कहलाता न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन की ये डेफिनेशन, दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ऑन का मतलब पर होता है, इट का मतलब उस पर, इस कॉल्ड कहलाता है प्रोटॉन। उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिमार्क्स के साथ, राज की बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान